Hello friends, today our topic is electric dipole moment. So first of all, here the word is electric dipole. So what do you understand by electric dipole? Electric means something related to charges and dipole means the set of two charges. So this we can understand by making diagram like we have, if this is a positive charge and this is, let me take a negative charge, and they are separated by some distance, then this is in a system. इसको एक सिस्टम में एज्यूम कर रहे हैं अपन, तो इस चीज को अपन बोलेंगे डाई मतलब दो, और पोल मतलब यहाँ पे पोल का सेंस चार्जेस को लेके है, ठीक है, तो डाईपोल बन जाएगा। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकली डाईपोल मौजूद हैं दोस्तों। जैसे सबसे कॉमन है HCl, यू नो, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, क्लोरीन इज बीइंग नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज हैविंग द टेंडेंसी ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन। तो जब हाइड्रोक्लोरिक मॉलिक्यूल को देखेंगे अपन तो ये भी एक डाईपोल होगा दोस्तों। और भी हमारे पास पानी है दोस्तों, ठीक है, तो पानी भी आपको पता है ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है, तो ये भी एक ये अपन सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, ये भी डाईपोल है, ये भी डाईपोल है। उसी तरह से हमारे पास NaCl, ये भी एक डाईपोल की ही कैटेगरी में आता है। और भी ढेर सारे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, तो ये प्रैक्टिकली है, इसीलिए इसको अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले मेन मुद्दा है इलेक्ट्रिक डाईपोल, और उसके बाद उसको पढ़ेंगे मूवमेंट को। तो HCl मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल और NaCl और भी ढेर सारे हैं जिनको अपन इलेक्ट्रिक डाईपोल में काउंट करते हैं, क्योंकि दे आर ओनली हैविंग ए काइंड ऑफ, यू नो, HCl में कौन सी अट्रैक्शन पाई जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं दोस्तों। जैसे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दे आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ, यू नो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्ड दैट एक्चुअली हैपन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ चार्जेस के कारण इसको अट्रैक्शन मिलती है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होता है। NaCl नमक जो आप खाते हो, ये सॉल्ट है, और भी हो रहा है, NH4Cl है, ढेर सारे सॉल्ट है। तो ये सब क्या है, ये सब डाईपोल की कैटेगरी में आते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक डाईपोल मींस अ सेट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रिक डाईपोल। तो वी आर इन द 12th, तो हमें तो इसके आगे पढ़ना है, ये तो जस्ट बेसिक चल रहा है, ठीक है। तो इफ दिस इज Q, लेट मी टेक, एंड दिस इज, यू नो, minus Q, and this being the center of dipole and the whole length from the center of charges, let me take as 2L. This is only for, you know, the making the calculation easier कि सेंटर ये है दोस्तों, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। तो अब इससे लेफ्ट साइड का भी L हो जाएगा और राइट साइड का भी L हो जाएगा। ये क्या हो गया, L, और ये क्या, L। तो 2L क्या मानी जाएगी दोस्तों, डाइपोल लेंथ, और सेट ऑफ चार्जेस क्या हो जाएंगे, Q माइनस Q। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ डाइपोल, ऑब्वियसली यू वुड से जीरो, क्योंकि जितना प्लस Q चार्ज होता है उतना ही माइनस Q चार्ज यहाँ पे पाया जाता है। तो इसको अपन जो है वो डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। और अब आगे कई बार आपको नॉलेज होना चाहिए कि एक आइडियल डाइपोल क्या होता है। एक आइडियल डाइपोल की ढेर सारी डेफिनेशन है, आपको बेसिक ध्यान रखना है। एक आइडियल डाइपोल उस कैटेगरी में आता है, पहले तो डाइपोल होना मतलब दो टाइप के चार्जेस का जो है वो उसमें होना जरूरी है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का ही एक रूप भी है। और जो आइडियल डाइपोल होगा उसमें जो बच्चों मास होगा, वो सेंटर ऑफ मास, जो अपने पढ़ा था बच्चों छोटी क्लासेस में, कि सेंटर ऑफ मास जो है एग्जैक्टली कहाँ लाई करना चाहिए, मध्य बिंदु पे। मींस ये अगर यहाँ पे कोई हिंज लगा दी जाए तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा डाइपोल जो है वो इक्विलिब्रियम अवस्था में चला जाता है। तो आइडियल डाइपोल मतलब कि मध्य बिंदु पे लाइन ज्वाइनिंग के सारे का सारा मास जो है वो कॉन्सेंट्रेट रहेगा, या मिड पॉइंट पे सारा का सारा मास महसूस किया जाएगा। तो इस तरह से अपन डाइपोल को जानते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब कहानी आती है दोस्तों क्या, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, ठीक है। तो इसको दोस्तों अपन किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, इसको स्मॉल p लेटर से जनरली डिनोट करते हैं, और इसको वेक्टर फॉर्म में भी रखते हैं। तो ये क्या हो गया, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अब आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो दोस्तों आपने 11th क्लास में पढ़ा कि मूवमेंट शब्द कब अपन यूज करते हैं। मूवमेंट शब्द तभी यूज करते हैं जब अपन टर्निंग इफेक्ट्स को देखते हैं, ठीक है। अब आप कोशिश करें कि जैसे मान लो हमारे पास ये डाइपोल है ही, और लेट मी थ्रो दिस डाइपोल इन ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक दैट, ठीक है।
अब ये क्या आ गई दोस्तों, ये कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है, और हमने डाइपोल को क्या कर दिया, डाइपोल को एक्सपोज कर दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती हुई मानी जाती है, पॉजिटिव प्लेट से, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज से, और अगर इनवर्ट हो जाएगी तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मानी जाएगी। अभी हमें मेन फोकस कुछ और ही करना है। अब देखो, अब जो है दोस्तों कि ये अपने जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोज करी, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता है कि ये ई है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को क्या करनी चाहिए, रिपेल करेगी दोस्तों, और ये नेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगी दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी चार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मान लो यहाँ पे ये क्या है, इसका ये एक पॉइंट है जहां मिड पॉइंट अपने इसको माना था, अगर सपोज थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि यहाँ पे इसको बांध दिया जाए, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो टाइप की फोर्स लगना शुरू हो जाएंगी बच्चों। एक फोर्स होगी, कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से, व्हाट इज दैट, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ठीक है दोस्तों, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, Q इंटू ई, ठीक है, तो ये वाली फोर्स भी क्या है, क्यू ई है दोस्तों, ये वाली फोर्स भी क्यू ई है, ओनली डिफरेंस इज दिस इज रिपेलिंग फोर्स एंड दिस इज अट्रैक्टिंग फोर्स। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर, इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक कपल ऑफ फोर्स जनरेट हो गया। कपल ऑफ फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे के, ऐसे बोल रहे हैं अपन की दे आर एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर, मे बी, ठीक है ना, ये अपने पास पैरेलल इसके ऊपर फोर्स काम कर रही है, और ये रिपेल कर रही है और अट्रैक्ट कर रही है। तो आपको मालूम है, अपने इसमें छोटी क्लासेस में पढ़ा था, इस फोर्सेस की वजह से क्या होने शुरू हो गया दोस्तों, ये बंदा जो है टर्निंग इफेक्ट फील करना शुरू करेगा। मींस आप जैसे साइकिल के जैसे अपने पास ये कोई वस्तु है, और इसको अपन यहाँ दो बंधुओं से पकड़ लेते हैं, और अगर अपन इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएं, तो ना ये आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, बल्कि ये एक ही जगह पे घूमने शुरू हो जाएगा। अब ये क्या है कि हम लोग इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं, और अगर सेम दिशा में फोर्स लगाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, पीछे बढ़े, ठीक है ना। लेकिन अगर अपन इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएंगे दोनों एंड पे, तो ये क्या करेगा, टर्निंग इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ भी हो रही है कि इस डाइपोल के ऊपर जो फोर्सेस लग रही है, वो सेंटर ऑफ पॉइंट के ऊपर या सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर, ये डाइपोल जो है इस फील्ड के चक्कर में क्या करने लग पड़ेगा दोस्तों, घूमने लग पड़ेगा। अब ये जो घुमाव है इसमें, ये जो इसमें टर्निंग इफेक्ट आया बच्चों, इसी की कैलकुलेशन जो है, इसी को मात्रा में, क्वांटिटी में जो मेजर करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो बच्चों इसके लिए हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड एज प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज मैग्नीट्यूड। चार्ज मैग्नीट्यूड क्या, एक चार्ज, मतलब जैसे कोई भी डाइपोल है तो अपन उसमें ये नहीं बोलते कि डाइपोल ऑफ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, हम सीधा लिखते हैं कि डाइपोल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम। तो इट इज ऑब्वियस कि 2 माइक्रोकूलम का मतलब हो गया +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। हम बोलते हैं डाइपोल ऑफ 10 माइक्रोकूलम, तो उसका मतलब हो जाता है +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो आई विल नाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मैथमेटिकली एज द प्रोडक्ट ऑफ दोस्तों क्या, दैट इज क्यू, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाना चाहिए, यहाँ पे आती है दोस्तों लेंथ, ठीक है। तो वी कैन पुट अ वेक्टर ओवर द लेंथ बिकॉज चार्ज इज स्केलर बट दिस इज लेंथ, ठीक है ना। अब ये देखने में भले भले ही कुछ अटपटा लगेगा आपको, लेकिन ये अटपटा है नहीं दोस्तों, समझ आ गया। तो ये क्या है कि डाइपोल मूवमेंट जो है, मूवमेंट मीन्स टर्निंग इफेक्ट जो है, किस बात पे निर्भर करेंगे, पहले तो चार्ज के ऊपर और फिर उसकी लंबाई के ऊपर। तो आप देख पा रहे हैं कि डाइपोल मूवमेंट कब ज्यादा होगी, मतलब कब उसमें टर्निंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड भी अच्छा होगा और लेंथ उस डाइपोल की ज्यादा होगी। लेंथ से आपको पता है, आपने टॉर्क को पढ़ा हुआ है दोस्तों, टॉर्क क्या था, टॉर्क इज ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद है, इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टर्निंग इफेक्ट ही तो टॉर्क है ना, ठीक है। तो टॉर्क कब ज्यादा होता है, जब फोर्स का जो लाइन ऑफ या पॉइंट ऑफ एक्शन है, और जो जहां पे वस्तु घूमती है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है,
ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब लीवर की बात करते हैं तो लीवर जितना लंबा होता है उससे नट को खोलने में अपने को फायदा मिलता है। लीवर छोटा होता है तो फोर्स ज्यादा लगती है, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम लंबी आर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों वही है कि ये जो 12 लेंथ है ये डाइपोल की लंबाई है, इसलिए ये जितनी ज्यादा होती है दोस्तों उतना ही टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आता है। अब रही बात दोस्तों कि इसकी डायरेक्शन किस तरह से निर्धारित की जाती है, तो ये एक कन्वेंशन है दोस्तों, इसमें कुछ बहस वाला मुद्दा तो है ही नहीं। ये कन्वेंशन है और एनसीईआरटी ने करके रखा हुआ है, आपको भी सीखना है। टर्निंग इफेक्ट में आप ये भी ध्यान देंगे कि टर्निंग किस तरह से हो रही है, क्लॉकवाइज की काउंटर क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज में एक ही जगह पे होगी, ठीक है ना। मीन्स अगर वस्तु को फोर्स ऐसे लग रही है दोस्तों, ठीक है, तो वो ऐसे घूमने की कोशिश करेगी। अब इसको बदल दो, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगी। तो टॉर्क या तो क्लॉकवाइज होगा या काउंटर क्लॉकवाइज होगा। इसलिए डाइपोल मूवमेंट को हमने क्या बोला कि वो एक तरफ तो या तो मीन्स द नेगेटिव चार्ज इज रोटेटिंग लाइक दैट और द पॉजिटिव चार्ज इज रोटेटिंग लाइक दैट, वो डिपेंड करेगा। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट को कन्वेंशन की तरह से हमने क्या लिया, डाइपोल मूवमेंट इज टेकन एज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब इसमें कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं करना अपने को, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने बोला है। क्योंकि मूवमेंट का मतलब क्या कि ऐसे सोच रहे हैं कि माइनस क्यू चार्ज इज ओरिएंटिंग लाइक दैट, तो फिर प्लस क्यू भी तो कर सकता है, ठीक है ना। तो आपको एक एनसीईआरटी ने बोला कि एक मान लें आप लोग, तो वो क्या मानना है कि द मूवमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। तो ये बोर्ड का दोस्तों फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड वाउ या हाउ इट्स डायरेक्शन इज। तो आपने कहा कि डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, either charge and the distance between the charges, and the direction of the dipole moment is from, always you have to keep in mind। इसमें आपको अपना दिमाग नहीं चलाना, ये चिर सत्य क्या है कि इसको अपने कहां से लेना है, नेगेटिव चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना। इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं लिखना दोस्तों, ठीक है। तो ये आ गया पहला काम, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट के अकॉर्डिंगली फिर डाइपोल मूवमेंट को अपन किस कैटेगरी में रखेंगे दोस्तों, वेक्टर की कैटेगरी में। डायरेक्शन कहां से हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी दोस्तों दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये मेन पंच है इसका। उसके बाद दोस्तों अपने को इसके यूनिट भी मालूम होना चाहिए। तो यूनिट आपको मालूम है, चार्ज इज इन कूलम एंड लेंथ इज इन मीटर। तो वी आर मेजरिंग द डाइपोल मूवमेंट इन कूलम मीटर, इन कूलम मीटर, ठीक है। तो दिस इज सिंपल थ्योरी रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्स्ट एंड देन द डाइपोल मूवमेंट। So dipole moment is nothing means when the dipole is exposed to the electric field, then this dipole is always getting equal and opposite charge, because we cannot say the two set of charges having same polarity as a dipole, क्योंकि उसको dipole नहीं बोलना है। dipole मतलब something two different things, that is जैसे अपन बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, तो there is north and south, तो यहाँ पे चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो डाइपोल तभी बोलना है, ऐसे नहीं बोलेंगे अपन कि प्लस प्लस क्यू और प्लस क्यू, दैट इज नॉट टोल्ड एज डाइपोल, इट इज ओनली द सेट ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस। तो ये चिर सत्य रहेगा कि डाइपोल होने के लिए हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। अब जो है दोस्तों इसके बाद जो है एक बहुत ही टॉप रीजनिंग क्वेश्चन है, जो बहुत सारे बेसिक कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और थ्योरी में आपके बोर्ड में भी ये चीज आती है। वो है दोस्तों कि डाइपोल मूवमेंट से हम लोगों को एक बहुत बड़ा एक लॉजिक जो है वो मिलता है, और वो है दैट इज पोलार एंड नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स। बच्चों ये क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछे गए और इसका एक ग्राफ है बच्चों, जो इतना इंपॉर्टेंट है, जो जेई तक में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले अपने को पोलार नॉन पोलार के बारे में समझना है। तो पोलार और नॉन पोलार जो हैं दोस्तों, ये एक ही फैमिली के लोग हैं और वो फैमिली है डाई इलेक्ट्रिक, याद रखें, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैंने आपको सिखाया है, आंखें बंद करके डिसीजन ले सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक जो है इसके भी आगे परिवार है, दो टाइप के परिवार हैं। क्या, एक डाइलेक्ट्रिक है पोलार नेचर का और एक है दोस्तों नॉन पोलार नेचर का, ठीक है। तो कहने का मतलब डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं बच्चों, पोलार मॉलिक्यूल्स और दूसरा क्या है, नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स। तो अब जो इसमें आगे कॉन्सेप्ट है वो क्या है दोस्तों कि अपन इसका विजन करना चाहेंगे कि व्हाट इज पोलार।
ठीक है, एंड व्हाट इज नॉन पोलार। ठीक है, तो देखो पोलार मॉलिक्यूल में क्या होता है दोस्तों, इसका मैं एग्जांपल साथ में लेके चलूंगा। HCl, HCl मॉलिक्यूल जो है वो किस कैटेगरी में आता है, पोलार मॉलिक्यूल में। ऐसा कैसे, पहले इसकी डेफिनेशन में चलते हैं दोस्तों कि व्हेन सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। व्हाट डज इट मीन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी चार्ज बॉडी है उसमें ढेर सारा चार्ज है, तो जिस तरह से आपकी अर्थ है दोस्तों, अर्थ बहुत मासिव और बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी उसका एक इमेजिनरी केंद्र है, एक सेंटर है, जहां से वो सारी चीजों को खींचती है, और वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज सेंटर ऑफ अर्थ। तो क्योंकि सारा मास वहां पे महसूस किया जाता है, उसी तरह से आप अर्थ को एज ए ग्लोब समझ के अर्थ को ऐसा भी सीख सकते हो कि अर्थ के ऊपर पूरी तरह से चार्ज फैला हुआ है, सब जगह है। तो वो चार्ज दूर वाले ऑब्जेक्ट को या ऑब्जर्वेटरी ऑब्जेक्ट को कैसे दिखेगा, उसको बच्चों वो सारे का सारा चार्ज जो है अर्थ पे केंद्र पे महसूस होगा, सेंटर पे महसूस होगा। जैसे हम लोगों ने, अगर आपने पीछे रिवाइज किया है तो, कि हमने रिंग वाला जो आर्टिकल किया था, तो रिंग वाले आर्टिकल में हमने देखा था कि जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाहर है तो वो रिंग का पूरा चार्ज जो है ऐसा महसूस होता है कि वो कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे। क्यों, कैसे महसूस होता है कि जब आप लास्ट में उसकी डेरिवेशन करते हैं तो आपको समझ आता है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट सरवाइव नहीं करता है, बल्कि सिर्फ वही कंपोनेंट सरवाइव करते हैं जो उसके सिमेट्रिक एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। इसलिए दूर से उसकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से महसूस होती हुई आती हुई नजर आती है, उसके केंद्र से। तो क्या क्या लगता है वहां पे उसका सारा चार्ज उसके सेंटर पे महसूस होता है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखा करो, पेपर में ऐसे बहुत ही कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप डीप थिंकिंग से उनको बता सकते हो। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो व्हेन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कॉन्साइड, दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ए पोलार मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसका विजन क्या है, ये देखिए। अपने पास क्या है दोस्तों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। ठीक है, सोचने लग गए थे क्या। ठीक है, तो ये कितना हो गया, क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 17। हाइड्रोजन का तो पता ही होगा, क्या है, 1। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है दोस्तों, 17 मीन्स अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 7, 2 8 10 और 7 17। और इसकी क्या है, इसके तो पास तो बेचारी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल को अगर देखेंगे, तो इसके एटम को भी देखेंगे, तो ये उसमें पहले क्या होगा, पहले जो है एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाद जो है पहली सेल होगी, एस सेल। ठीक है ना, उसके बाद एक और सेल होगी, इस तरह से सोच सकते हो, और फिर जाके और 7 इलेक्ट्रॉन वाली सेल होगी। तो इसका एटम जो है बहुत बड़ा है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि हाइड्रोजन ने क्या किया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसका क्या है, ये पॉजिटिव हो गई और ये कहीं से क्या माना गया, ये नेगेटिव हो गया। ले लिया ना उसने, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया। उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, उसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए, गिनो, 18 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। प्रोटॉन कितने रह गए, 17, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में लाई करते हैं ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। इसकी वजह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने की वजह से उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुई और दोनों एक दूसरे के साथ जस्ट एक चिपक गए, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब कि कांटेक्ट बना लिया। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो बेचारा छोटा सा है, और इसको देखें तो ये बहुत बड़ा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आया, मान लो अब पूरा नेगेटिव चार्ज है बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसका नेगेटिव चार्ज हो गया और हाइड्रोजन का पॉजिटिव, उसकी वजह से तो अट्रैक्शन हुआ था। तो ये दूर दूर ही रह गए दोस्तों, क्योंकि आप हाइड्रोजन का साइज और क्लोरीन के साइज में बहुत बड़ा अंतर है। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत बड़ा है और इसका तो अब है ही नहीं इसके पास। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल में क्या बना रहता है दोस्तों, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ क्लोरीन आर ऑलवेज सेपरेटेड। तो ये सेपरेशन बनी रहती है। तो इसलिए ये वाला जो डाइपोल है जिसमें सेपरेशन बनी रहेगी, उसको अपन किस कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों, HCl में। तो पोलार नेचर में एक तो HCl आएगा, दूसरा कौन सा है, आप उसमें पानी भी ले सकते हो, पानी भी उसी कैटेगरी में आता है, H2O, दैट इज पोलार नेचर में। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब आता है दोस्तों क्या, नॉन पोलार की कैटेगरी। तो नॉन पोलार में जनरली अपन NaCl को भी ले लेते हैं।
ठीक है ना। और एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास O2N2, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ कुछ ऐसा शो करती है जिसमें क्या रहता है, एन डेल्टा पॉजिटिव और एन डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से अपने ही एटम एक दूसरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो करते हैं। अब पता है आपको कि नाइट्रोजन पॉजिटिव और नाइट्रोजन नेगेटिव में क्या है, दोनों का एटम तो सेम है ना। तो इसमें जो बच्चों एटम या के बाद जो मॉलिक्यूल्स की बनना होता है, उसमें एक चीज बहुत ब्यूटीफुल होती है, उसमें लगभग लगभग इलेक्ट्रॉन्स और जो आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है, उन दोनों का सेंटर जो है, क्योंकि कोई भी डोमिनेशन अपने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज भी उतना ही है और पॉजिटिव चार्ज भी लगभग उतना ही रहता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है मैक्सिमम डायटोमिक मॉलिक्यूल ही होते हैं और वो जनरली गैसेज होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि गैसेज जो है वो बैड कंडक्टर है किसके, इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए इनको डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर की कैटेगरी में रखा है। तो ये मतलब हो गया कि जितने भी डायटोमिक ये मॉलिक्यूल है इनको अपन ले रहे हैं, इनकी कैटेगरी में क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में किसी भी तरह का डोमिनेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें क्या माना गया, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर्स है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर गया। तो बच्चों अभी यहाँ पे सीखने वाली चीज क्या थी, यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है वो सरवाइव करेगी, क्यों, सेपरेशन भी बनी रही, चार्ज भी बनी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डाइपोल मूवमेंट जो है, चार्ज तो है लेकिन उन दोनों के बीच में लेंथ है ही नहीं, तो अपन क्या हो जाए बोलेंगे इसको कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज जीरो। तो बच्चे किस चीज को नाम से कंफ्यूज होते हैं, नॉन पोलर में क्या लिख देते हैं कि उसकी डाइपोल मूवमेंट क्या है, नॉन जीरो, नॉन शब्द लगा है ना, लेकिन वो सिर्फ वर्ड को कंफ्यूजन करके होता है, सब में होता है, जेन्युइन मिस्टेक होती है ये। तो पोलार जो है उसमें डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होती है, और नॉन पोलार कौन सा होता है जिसमें डाइपोल मूवमेंट जीरो होती है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको ब्रेन में रखना है, क्योंकि आगे जाके जब इसमें चौथा चैप्टर आएगा कैपेसिटर, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को फिर से याद याद किया जाएगा और उसको अपन यूज करेंगे। अब इसमें जो जेई लेवल का कुछ है या कंपटीशन लेवल का कुछ है उसको ध्यान दें। क्या, ये तो अपना सीख लिया कॉन्सेप्ट कि आपसे कोई पूछे कि पोलार मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है कि जीरो होता है, तो आपने बोला पोलार का तो नॉन जीरो होता है सर, ठीक है। उसके बाद नॉन पोलार का, उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, क्यों होता है, क्योंकि नॉन पोलार मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज हमेशा कॉन्साइड करते हैं, इसलिए P इज इक्वल टू क्यू इंटू जीरो हो जाता है, तो डाइपोल मोमेंट इसमें जीरो हो जाती है, ठीक है। अब आगे की बात करना चाह रहे हैं, अब है कि रेस्पॉन्स, ये इसको जरूर आप अच्छे से स्टार लगाइएगा, ये क्वेश्चन और ये ग्राफ जो है वो आता है, रेस्पॉन्स ऑफ नॉन पोलार एंड नॉन पोलार एंड पोलार मॉलिक्यूल, किसमें, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अच्छे से लिखें, क्या बोला मैंने, ये जो रीजनिंग क्वेश्चन है कि रेस्पॉन्स ऑफ नॉन पोलार एंड पोलार मॉलिक्यूल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब इसको सीखना है अपने को कि अगर मान लो अपन ने क्या किया दोस्तों, एक ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलार, और ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलार मॉलिक्यूल। अब हमने क्या किया, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के ऊपर बाहर से क्या करी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोज करी। अब यही जो है रीजनिंग क्वेश्चन है, वो टॉप रीजनिंग क्वेश्चनों में से एक है। तो ये क्या वो बोलेगा, ये बोलेगा कि अपन ने क्या किया, पहले ये क्या लिया, ये लिया अपन ने दैट इज नॉन पोलार और ये पोलार। अब आपको ब्रेन लगाना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक्सपोज होती है इस बंदे के ऊपर, अब इसमें एक चीज तय है दोस्तों कि हाइड्रोजन अंदर क्लोरीन के साथ नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो उसके मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ी ना घुस जाएगी, वो तो चिपकी पड़ी है बाहर से। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साथ में कॉन्साइड कर रहे हैं, लेकिन अब कमाल होगा दोस्तों कि ये डाइपोल के ऊपर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ये डाइपोल अपनी जो है सेंटर ऑफ मास के ऊपर, ये डाइपोल दोस्तों घूमने शुरू कर देगा। क्या शुरू कर देगा, घूमने शुरू कर देगा, और इसकी वजह से एक ओरिएंटेशन इसमें आएगी, क्या लिखते हैं इसको, ओरिएंटेशन। तो दिस molecule when exposed to electric field then what is going to be happen कि इसकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, इसकी डाइपोल जो भी इसकी है डाइपोल मूवमेंट है, उसकी वजह से ये अपनी जगह पे ओरिएंटेशन या घूमना शुरू कर देगा। और अगर हमसे कोई पूछे कि
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई डिपेंडेंस अपने को पी में शो करने को मिलता है? तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिपेंडेंट मानेंगे और डाइपोल मूवमेंट को डिपेंडेंट मानेंगे, तो डाइपोल मूवमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से वो चेंज नहीं करेगी। ये है वो इंटरेस्टिंग ग्राफ जो आपको ध्यान में रखना है। कैसे कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजेस देन इट इज ओनली हैपनिंग, क्या ओरिएंटेशन मतलब कि अपने पास जो इसका जो घूमना है वो जो है वो क्या होगा, इसका घूमना जो है वो होगा, लेकिन डाइपोल मूवमेंट का जो कांस्टेंट है वो क्या है, Q इंटू टू एल। तो ना तो लेंथ चेंज करेगी ना चार्ज चेंज करेगा, इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से डाइपोल मूवमेंट जो भी है इसकी वो कांस्टेंट बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखें इसको, इसमें देखो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में क्या होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज की है, कहीं से आ रही है, ये पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारना शुरू कर देगी। मीन्स एक टाइप के चार्ज को रिपेल करना शुरू कर देगी और एक टाइप के चार्ज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। इसी की वजह से इस मॉलिक्यूल में एक भयंकर चेंज आएगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ भग जाएगा और नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा, और ये मॉलिक्यूल जो है बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में कैसे बन जाएगा, नॉन पोलार मॉलिक्यूल जो है वो पोलार की तरह दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप समझ चुके हैं कि इसके ऊपर तो अपन कुछ नहीं कर पाए, डाइपोल मूवमेंट कांस्टेंट बनी रही, लेकिन इसके ऊपर क्या हुआ दोस्तों, इसके ऊपर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो उसने पॉजिटिव चार्ज को धकेला, एक चार्ज के लिए वो अट्रैक्टिव है और एक चार्ज के लिए वो रिपल्सिव है, तो मॉलिक्यूल में एक बदलाव आया जिससे उसकी मॉलिक्यूल की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो गई। अब ये डिफॉर्म हुआ है दोस्तों, पहले ये स्फेरिकल सिमेट्रिक था, अब ये डिफॉर्म होके मतलब ऐसा बोलते हैं पिचक गया है अभी। तो इस तरह से पहले उसमें 12 जीरो था तो पी जीरो था, अब आप देख पा रहे हैं कि अब इसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है, क्योंकि अब ये चार्ज को बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया दोस्तों। तो अब ये क्या है, इसका करेक्टर जो है वो नॉन पोलार से काय में आ गया पोलार में। अब दोस्तों ये जो इसका रिपेल होना है वो इस बात पे निर्भर करेगा कि बाहर की फोर्स कितनी ज्यादा इसके ऊपर लग रही है। तो बाहर की फोर्स कौन लगा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए दोस्तों हम इसमें क्या बोलेंगे, इसमें अपन बोलेंगे कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनिशियली डाइपोल मूवमेंट क्या थी इसकी, ये अपने पी ले लिया, इनिशियली डाइपोल मूवमेंट इसकी जीरो थी, आपको मालूम है पहले जीरो थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी तो डाइपोल मूवमेंट भी जीरो थी। अब क्या किया, अब अपन ने जो है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना शुरू किया, इसकी डाइपोल मूवमेंट दोस्तों इंक्रीज करेगी। दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ये रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये कोई जो है वो बच्चे बहुत इसको कैजुअली करके पीछे करके छोड़ देते हैं, और अब बोर्ड में आती ये चीजें हैं। याद रखिएगा सीबीएसई का स्टैंडर्ड बहुत बहुत हाई है, इसलिए ये क्या हो गया कि ये अपने बिहेवियर सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आपका जो नॉन पोलार मॉलिक्यूल है पहले तो वो पोलार की कैटेगरी में आ जाता है, और उसमें ऑप्शन है कि उसमें क्योंकि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को धकेल रही है और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है, तो उसमें डाइपोल मूवमेंट जो है वो बढ़ती ही चली जाती है। किसकी वजह से, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पे जो आपका एक पॉजिटिव चार्ज जो है किसी दूसरे का जो एटम था और ये किसी और का था, ये सिर्फ अट्रैक्शन के कारण चिपके थे, ये सिर्फ घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको मालूम था कि इन चार्जेस में कुछ ऐसा है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड किए थे, और यहाँ पे अब आपको क्या है कि एक एक समूह को, एक क्लस्टर को भगाया जाता है और एक क्लस्टर को खींचा जाता है, जिसकी वजह से ये करके आता है। तो दोस्तों इन दोनों ग्राफ को आप जरूर अपनी कॉपी में अच्छे से मेंशन करिएगा। दीज टू ग्राफ्स आर एक्स्ट्रा मतलब ऑर्डिनरी ग्राफ्स एंड these are frequently asked in examination regarding the behavior of polar and non-polar molecule in the external electric field। ठीक है, तो ये जरूर याद रहे आपको। तो इन सारी चीजों को जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, इनको बड़े दिमाग से अपनी कॉपी पे लिखिएगा। बातों को जो भी मैं बोलता हूँ, चाहे मैं लिखता नहीं हूँ, आपने वो सारी चीजें अपने स्मरण में रखनी है, क्योंकि ये चीजें आपको बुक में, किसी बुक में मिलेंगी, किसी बुक में नहीं मिलेंगी। ठीक है, सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।